हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? कैसा चल रहा है आप लोग की पढ़ाई? है ना, आप चैप्टर 7 में पहुंच गए हैं। चैप्टर 7 जो जिसका टाइटल है प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर को शुरू करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका A to Z सारा चीज़, सारा टॉपिक हम कवर करते हुए जाएंगे। आपको सारे टॉपिक को अच्छे से वॉच करना है और पूरा अपना समय देना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, धारा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। धारा का फार्मूला क्या हो, धारा का यूनिट क्या होता है, धारा से संबंधित बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं। बहुत पारंगत हो गए इसमें, मेरा कहने का मतलब एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर धारा की बात करें तो ये क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को धारा या विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को दो भागों में यहां पर हम देखेंगे। एक तो दिष्ट धारा, जिसको शॉर्ट में डीसी कहा जाता है, डायरेक्ट करंट, ओके। दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यहां पर दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक समान डीसी और परिवर्तीय डीसी, परिवर्तीय असमान, ठीक है। एक समान डीसी का मतलब है, पहले तो यहां पर दोनों में अंतर समझ लेना। यहां पर इसकी दिशा नहीं बदलती है, परिमाण बदल सकता है, ठीक है। जबकि प्रत्यावर्ती की दिशा व परिमाण दोनों समय के साथ बदलते रहती है, ठीक है। मतलब दिष्ट धारा वह धारा होता है जिसकी दिशा नहीं बदलती। मतलब जैसे एक समान दिष्ट धारा, मतलब ऐसी धारा जैसे ये जीरो है, समय के साथ धारा को दर्शाएं तो धारा मान लो इतना है तो वो उतना ही रहेगा। ये हुआ एक समान दिष्ट धारा। जीरो से ऊपर मतलब धनात्मक दिशा, मतलब वही रहेगा, ठीक है। तो ये एक समान दिष्ट धारा जिसका मान कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इस समय पर उतना ही था, इस समय पर भी उतना ही है, इस समय पर भी उतना ही ऐसा है। जबकि परिवर्तित दिष्ट धारा की बात करें या परिवर्तित डीसी की बात करें तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। इधर समय के साथ मान लो धारा बह रही है तो ये ऐसे हो सकता है, परिवर्तित हो रहा है, ये थोड़ा बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, ऐसे। तो ये हालांकि इसमें दिशा नहीं बदल रही है। दिशा बदलना मतलब धनात्मक से ऋणात्मक आना, जीरो से नीचे आ जाना। दिशा का बदलना मतलब धनात्मक से ऋणात्मक आना, ये दिशा बदलना होता है यहाँ पर विद्युत धारा के लिए। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा होगा। यदि हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। ये जीरो लेवल है, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, है ना। धारा को हम जैसे लें, समय के साथ मान लो आगे बढ़ता है तो ये कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। ये धनात्मक, ऋणात्मक, एक चक्र में जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक, फिर से अगले चक्र में उतना ही धनात्मक उतना ऋणात्मक। तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है जो धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक होते रहता है। मतलब दिशा भी बदलती है और परिमाण भी परिवर्तित होता है, दोनों चेंज होता है। क्लियर है? डीसी मतलब डायरेक्ट या दिष्ट, जिसकी दिशा नहीं बदलती है, परिमाण कम ज्यादा हो सकता है, उसके आधार पर इसके दो प्रकार यहां पर, एक समान और परिवर्तित। जबकि प्रत्यावर्ती धारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा यहां पर इस प्रकार से दर्शाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से दर्शाते हैं। ये इसको लिखने का समीकरण है इसका। प्रत्यावर्ती धारा को I इक्वल टू I0
साइन ओमेगा टी ऐसा लिखते हैं। तथा यदि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है तो उसको E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, है ना। संकेत अलग है, बाकी सब दर्शा तो वैसे ही रहे हैं। इसमें जैसे ये I है या ये V को कहें या ये सब इसके क्या कहलाते हैं, तात्क्षणिक मान कहलाते हैं। ये जैसे धारा का तात्क्षणिक मान, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान, इसमें जो E0 या V0 या I0 ये क्या कहलाते हैं, शिखर मान, है ना। धारा का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान। शिखर मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान, ठीक है। शिखर मान मतलब अधिकतम मान को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और जैसे आवर्तकाल वगैरह है ना। इसमें ओमेगा को, इसको आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। आवर्तकाल का मतलब है एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय। जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये एक चक्र है तो इसको एक चक्र कहा जाता है। तो एक चक्र में पूर्ण करने में लगा समय T इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक है। T इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा होता है और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू या न्यू बराबर ओमेगा अपान 2 पाई। तो ये सब फार्मूला भी याद रखना जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। घरों में मतलब इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती को ही, है ना। डीसी के बारे में तो थोड़ा सी था, बाकी सारा चैप्टर है वो प्रत्यावर्ती के बारे में है। घरों में जो एसी सप्लाई होती है वो लगभग 50 हर्ट्ज की होती है ना। 50 हर्ट्ज HZ, ठीक है। घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है उस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। मतलब 50 चक्र प्रति सेकंड। मतलब इस प्रकार का चक्र एक सेकंड में कितने बार पूर्ण होता है, 50 बार। अर्थात 50 बार अधिकतम और 50 बार ही क्या होगा, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब 0, ठीक है। अधिकतम मतलब तो ये हो गया, ये और ये हो गया विपरीत दिशा में। न्यूनतम मतलब एक स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब 50 चक्र है तो ये 100 बार होगा, क्योंकि एक चक्र में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होता है। तो 100 बार अधिकतम और 100 बार न्यूनतम। तो 100 बार यदि कोई बल्ब है तो बल्ब है वो 100 बार जलेगा और 100 बार क्या होगा, बुझेगा। मतलब कोई बल्ब यदि जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, पर हमको ऐसा पता नहीं चलता। ये हमारी आंखों की दृष्टि निर्बद्धता होती है। दृष्टि निर्बद्धता मतलब कोई घटना यदि इतनी तेजी से हो कि वो एक सेकंड में 100 बार हो रही हो तो हमारी आंख उस घटना को देख नहीं पाती है या उसमें अंतर महसूस नहीं कर पाती है, जिसको आंखों की या आंख की दृष्टि निर्बद्धता कही जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, है ना, जो बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं
और आप इस चैप्टर को शुरू से समझते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता नहीं, तो शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो बहुत इजी जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है ना। प्रत्यावर्ती धारा को हमने लिया हुआ है यहां पर, ऐसे। एक चक्र की बात करें तो आधा धनात्मक आधा ऋणात्मक, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस है और उतना माइनस है उन दोनों का औसत निकालें तो क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। या इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, I = I0 sin ओमेगा t, है ना। I = I0 sin ओमेगा t है, तो यहां पर I = क्या होगा, I0 इंटू साइन ओमेगा t का औसत मान, एक पूर्ण चक्र के लिए। क्लियर है। एक पूर्ण चक्र के लिए साइन के मान 0 से लेकर 360 तक, 0 से लेकर 360 तक देखेंगे जिसके मान है वो रिपीट होते हैं। 90 पर +1 होगा, 270 पर -1 होगा, बाकी पर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा विपरीत दिशा में बढ़ेगा, फिर क्या होगा, 0। तो है ना, ये +1 से लेकर +1 मैक्सिमम से लेकर -1 तक होता है। तो औसत मान ही क्या हो जाता है, साइन ओमेगा t का 0। इस कारण से I एवरेज क्या हो जाएगा, 0। I औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। इसका औसत मान 0 होने के कारण से प्रत्यावर्ती धारा है वो चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती है। ठीक है, एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती है या शो नहीं करती है। ठीक है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा से चुंबकत्व उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और नहीं रासायनिक प्रभाव या किसी दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर रासायनिक प्रभाव हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, किसी विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे प्रत्यावर्ती धारा को तो रासायनिक प्रभाव नहीं दिखेगा, ये केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है, प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है। इस बात को ध्यान रखना। इसका कारण है कि किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है ना। ये उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए धारा I चाहे धन में हो या ऋण में हो, उसका वर्ग है हमेशा क्या होगा, धन में आएगा, मतलब H का मान कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, मतलब H है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि केवल H प्रोपोर्शनल टू I होता तो ये प्लस होता, तो ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, उस कंडीशन में नहीं करता। पर H प्रोपोर्शनल टू I² होता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कारण से धारा चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, H का मान धनात्मक कुछ ना कुछ आएगा। इस कारण से ये ऊष्मीय प्रभाव शो करता है या दर्शाता है।
धारा का वर्ग माध्य मूलमान। धारा का वर्ग माध्य मूलमान, इसको IRMS से दर्शाते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान, इसको IRMS से दर्शाते हैं। तो ये क्या होगा, धारा का रूट होना चाहिए, तो चलो रूट कर दो, फिर माध्य, फिर वर्ग, तो धारा का वर्ग कर दो। माध्य मतलब एक चक्र के लिए 0 to t, ठीक है, और dt अपान क्या करना पड़ेगा हमको, t। ये ऐसे होगा, इसमें तीनों शामिल है, वर्ग है धारा का, एक पूर्ण चक्र के लिए हमने 0 से t तक समाकलन करके t से भाग दिया है, तो माध्य भी हो गया है, और ये मूल भी हमने लगा दिया है। इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो इधर IRMS का वर्ग होगा, और इधर ये 1/t को बाहर करके ऐसे लिख सकते हैं, I² dt। समय के सापेक्ष इंटीग्रेशन है, इसमें मान रख देते हैं I का, I0 sin ओमेगा t होता है ना। धारा, प्रत्येक धारा को इस प्रकार दर्शाते हैं, वन अपॉन टी, ये इसको और लिखेंगे तो 0 to t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना मैथमेटिकली है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इधर भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, IRMS स्क्वायर, I0 कॉमन निकल जाएगा बाहर, पीछे निकाल देते हैं क्योंकि उसका समाकलन से कोई मतलब नहीं, तो कांस्टेंट राशि है, अधिकतम मान जितना है उतना ही रहेगा। 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा t का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, चूंकि cos 2 ओमेगा t बराबर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1, ये एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है, त्रिकोणमिति में एक फार्मूला ऐसा है, ठीक है। तो यहां से इसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो ये हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, ये इधर है ना। एक मिनट, कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है। ये कॉस में रहेगा तब ऐसा होता है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, ध्यान रखना। दोनों फॉर्म में लिखते हैं, जब कॉस के फॉर्म में लिखते हैं तो कॉस पहले रहता है, साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन बाद में आता है। तो cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। तो इस प्रकार अब ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन टी, 0 to t, इसके बदले में इतना रख दो, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और dt। फिर IRMS का स्क्वायर, ये 2 बाहर निकाल देते हैं, और ये t के बदले क्या होता है, हमने देखा था t बराबर आवर्तकाल है 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ भी 2 पाई अपॉन ओमेगा कर देते हैं t के बदले। फिर बचता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। अब इसका समाकलन किया जा सकता है आसानी से, है ना, इसका समाकलन किया जा सकता है।
ये आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इसका समाकलन होगा 1 का तो क्या होगा टी, कॉस का समाकलन साइन में होगा साइन 2 ओमेगा टी, अपान क्या आएगा 2 ओमेगा, टी का गुणांक 2 ओमेगा है तो वो नीचे आ जाएगा। और इसका लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2 पाई अपान ओमेगा। अब हमको लिमिट अप्लाई करना रहता है। समाकलन हो जाने के बाद लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट को जहां पर टी है, टी के सापेक्ष हुआ है तो टी जहां पर है वहां पर इसको रखेंगे, तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, अपान है 2 ओमेगा। ठीक है, ये दोनों टी के बदले हमने रख दिया अपर लिमिट। अब माइनस करके क्या होता है लोअर लिमिट, माइनस करके यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे रखेंगे 0 तो वो 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा? कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, वो भी हम दूर करेंगे। ये 2 पाई अपान ओमेगा, यहां से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, है ना, साइन 4 पाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये ओमेगा कैंसिल हो, 2 2 4, साइन 4 पाई 0। तो इस प्रकार हमारा काम लगभग हो गया है। आई जीरो स्क्वायर अपान 2 इंटू ओमेगा अपान 2 पाई, और यहां पर क्या बच रहा है 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचता है आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपान 2। दोनों पक्षों का वर्ग हटा देते हैं तो ये आई जीरो अपान क्या हो जाएगा √2। ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान। मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, या 0.707 आई जीरो ऐसा है ना। ये √2 का वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे, है ना, 1.414 इसका वैल्यू, इससे भाग देंगे एक को तो इतना आएगा। मतलब किसी परिपथ में प्रत्यय धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 0.707 गुना होता है। मतलब आप चेक कर सकते हैं, धारा का शिखर मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही होगा, ये कम। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर संबंध प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में यहाँ पर संबंध। ठीक है, IRMS को आभासी धारा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे उस टाइप का टर्म भी आएगा इसके लिए। तो ये चैप्टर का ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए, कोई चैप्टर है वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसके बाद आगे की बातें आती हैं, है ना। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।